बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ अश्विनी महाजन जी, स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से। हम आपसे अगले कुछ मिनटों में बात करके ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ये ई कॉमर्स और जो देश में करोड़ों व्यापारी हैं उनके लिए मुद्दे क्या हैं, किस ढंग से इसे लेवल प्लेइंग फील्ड के जैसा बनाया जा सकता है, और साथ में क्या ये संभव है कि दोनों साथ काम करें, या फिर कानून में बदलाव की जरूरत हो, या फिर हम कैसे स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो महाजन साहब, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि देश के करोड़ों जो छोटे व्यापारी हैं वो इन ई कॉमर्स कंपनियों के रहमो करम पर शायद आ गए हैं। अलग अलग हिस्से में देश के विरोधी व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। क्या इन कंपनीज पर, ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं, इन पर देश का कानून पूरी तरह लागू होता है, या फिर उन पर कानून लागू करना यूं कहें असंभव है? देखिए, कुल मिलाकर के ये जो ई कॉमर्स कंपनियां जब से भारत में काम कर रही हैं, ये सब गैर कानूनी तौर पर काम कर रही हैं। मैं जब ये बात कहता हूँ तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। ये बात मैंने कई मंचों पर अलग अलग प्रकार से कही भी। गैर कानूनी क्यों? देश का कानून रिटेल में एफडीआई को अनुमति नहीं देता है। और अब जानते हैं 2005 से स्वदेशी जागरण मंच लगातार विदेशी निवेश खुदरा क्षेत्र में इसका विरोध करते हुए जी, आपने देखा कि किस प्रकार से इस पर पूरा वातावरण बना। सभी राजनीतिक दल उस पर एक आए। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, उसमें मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी, उसमें बहन मायावती की पार्टी थी। मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ जी, कि इस पे राजनीतिक मतैक्य था। लेकिन एक ही पार्टी थी जो इसका एफडीआई रिटेल का समर्थन कर रही थी, और उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस मुद्दे पर यूपीए के दौरान बहुत गहमा गहमी रही। और एक बार उन लोगों ने ये प्रयास किया कि कैसे इसको हम ये बात बिल्कुल अंतिम दौर की है, जब यूपीए की सरकार लगभग अंतिम उस पर आ गई थी। उस समय इन लोगों ने एक संसद में एक प्रस्ताव लेकर के आए कि एफडीआई रिटेल को अलाउ किया जाए। तब तक 2005 से लेकर मैं 2012-13 की बात कह रहा हूँ, तब तक लगातार इस पर राजनीतिक विरोध के चलते, व्यापारियों के विरोध के चलते, और स्वदेशी जागरण मंच उस सारी मुहिम की अगुवाई शुरू से ही 2005 से लेकर अब तक कर रहा है। जी, तो उस समय जब ये मुद्दा आया संसद में, तो आप देखिए कि किस प्रकार से बेईमानी के साथ हमारे राजनीतिक दलों ने ये कहते हुए कि हम इसका विरोध करते हैं, फिर भी चाहे वो एब्सेंट रह करके, चाहे वो सपोर्ट करते हुए, ये पूरा इतिहास है विभिन्न राजनीतिक दलों का। फिर मैं नाम नहीं लूंगा जिन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन उसके बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद, कि अब जो रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है, और अगर कोई लोग आकर के यहाँ पैसा लगा रहे हैं रिटेल में, तो वो गैर कानूनी है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये गैर कानूनी कंपनियां यहाँ पर काम कैसे कर रही हैं? जी बिल्कुल। तो ये गैर कानूनी कंपनियां छद्म तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं। मैं यहाँ पर फिर बड़ी जिम्मेवारी के साथ कि ये छद्म इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनको अलाउड है प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म भी एक नया शब्द आ गया कि प्लेटफॉर्म जो है वो अलाउड है, लेकिन प्लेटफॉर्म कंपनियों पर अंकुश है। एक कि वो स्टॉक नहीं रख सकती, दो वो अपने पल्ले से डिस्काउंट नहीं दे सकती, तीन वो अपने ब्रांड नहीं चला सकती।
यानी अपने नाम से उसको बेच नहीं सकती। तो अब आप ये देखिए, इस नाते से जब 2015 में मैंने पहली बार ये कहा कि ये गैरकानूनी तरीके से काम कर रही हैं, तो 2016 जुलाई में सरकार एक प्रेस नोट 3 लेकर के आई और उसमें ये स्पष्ट कहा कि ना ये डिस्काउंट दे सकती हैं, ना ये स्टॉक रख सकती हैं, ना ये सेल्फ लेवल चला सकती हैं। लेकिन ये कंपनियां अपने पैसे के दम पर कानून का दुरुपयोग करते हुए जी उसको इस तरीके से उसको उन्होंने मोड़ा और जैसे कहा कि एक सेलर से में 25% से उससे ज्यादा शेयर नहीं हो सकता, तो उन्होंने 4 के बीच में बांट दिया। जी अपने ही लोगों को, उन कंपनियों को खुलवा दिया जी और इसके आधार पर यानी अपने पल्ले से पैसा डाल करके, जी ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ गैर कानूनी है क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है। मैं आपको एक हवाला देना चाह रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट की जब डील हुई उससे पहले, थोड़ा सा समय पहले, ये बात अप्रैल 2018 की है। एक इनकम टैक्स में एक केस आया था जिसमें ये बात आई कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा उनसे कि आप ये क्या खेल है, तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़ा सिंपल सा खेल खेलते हैं कि हमें कोई प्रॉफिट होता नहीं। उन्होंने कहा प्रॉफिट क्यों नहीं होता, आप तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग 100 रुपए की चीज खरीदते हैं और 80 रुपए में बेचते हैं। और अरे भैया कैसे बेचते हो, तो अपने पल्ले से पैसा डाल के बेचते हो। तो इसकी शिकायत हमने भारत सरकार के DIPP विभाग को दी और उस शिकायत के आधार पर भारत सरकार ने CCI को, RBI को, ED को, तमाम ऐसे सरकारी विभागों को ये लिखा कि आप इसकी तहकीकात करिए और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वो दिन और आज का दिन जी। हमारा ये कहना है कि कानून बड़ा स्पष्ट है, लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो विभाग हैं, उन्होंने हमारे व्यापारियों को भी और हमारे सिस्टम को भी फेल किया है। मैं यहाँ पर सबका नाम लेकर के कह रहा हूँ, सबको पत्र गया, लेकिन उसकी कार्रवाई की इंतजार आज तक हम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल फिर महाजन साहब कि आखिर कि ये जो करोड़ों व्यापारी हैं देश के, उनके हित की रक्षा के लिए आखिर क्या करना चाहिए? क्या इन सभी ई-कॉमर्स कंपनी या दूसरी जो सभी ऑनलाइन कंपनियां हैं, उनको आखिर काबू में कैसे किया जा सकता है? देखिए, समस्या ई-कॉमर्स की नहीं है, समस्या ऑनलाइन सेल की नहीं है। मैं भी ऑनलाइन टिकट खरीदता हूँ, रेलवे से जाता हूँ या फ्लाइट से जाता हूँ तो ऑनलाइन टिकट खरीदता हूँ। और ऐसे मेरे छोटे छोटे लाखों स्टार्टअप्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। मेरा अपना पुत्र कर रहा है। यानी ऑनलाइन बिजनेस जो है वो तो एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस नई टेक्नोलॉजी के नाम पर पैसे के बलबूते पर अपना पैसा जलाकर और अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाकर, यानी एक नया बिजनेस मॉडल डेवलप हुआ है। पैसा जलाओ, वैल्यूएशन बढ़ाओ और सस्ता बेचो। फ्लिपकार्ट ने भी वही किया, थोड़ा सा पैसा लगा करके $20 बिलियन की कंपनी बना दी। धीरे धीरे करके ये बाकी कंपनियां भी वही कर रही हैं, यानी वैल्यूएशन का खेल है। इसलिए ई कॉमर्स में कठिनाई नहीं है, कठिनाई है तो भारत सरकार की उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की जो कमी है, और उसमें भारत सरकार की कमी नहीं है, हमारी कुल मिलाकर के हमारी सारी की सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अभी हम सुन रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरू की है, अभी हम सुन रहे हैं कि CCI भी कर रहा है, अभी हम सुन रहे हैं कि RBI ने मुझे पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि हम कैसे कार्रवाई करें, ED ने ही हमें अभी तक चार्जेस करके नहीं दिए। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो पूरा रेगुलेटरी सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, और इन लोगों को हम काबू कर सकते हैं। केवल और केवल इतना है कि
जो जो हमारे संस्थाएं हैं वो ठीक प्रकार से काम करें। ठीक है, तो थोड़े से अब थोड़े और मुद्दों को भी छूने की कोशिश करते हैं। कुछ देशों में देखिए एंटी कंपटीशन कमीशन, जो कंपटीशन कमीशन है, कुछ देशों में, जापान में है, यूके में है, और कुछ यूरोपियन देशों में है, और कुछ और देशों में अमेजोन के खिलाफ कर रहा है, या फिर दूसरी जो प्लेटफॉर्म्स है उनके खिलाफ, जो ऑनलाइन कंपनीज है उनके खिलाफ, गूगल के खिलाफ ये हो रहा है। तो क्या देखिए, अगर हम अमेरिका में देखें तो वहां पर भी कुछ राज्यों ने अमेजोन के खिलाफ, मिसाल के तौर पर, उन्होंने जांच शुरू की है। क्या भारत में भी संसदीय समिति को इन सभी कंपनीज के तौर तरीके पे और चाल चलन पे जांच करनी चाहिए? देखिए, संसदीय समिति ने पहले से भी इस पर चर्चा की है। बात ये नहीं है कि संसदीय समिति चर्चा करे या ना करे, बात ये है कि हम इन पर अंतोतगत्वा कितना प्रहार कर सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा शब्द आज के उसके लिए चुना हुआ है। जी। हम प्रहार कर सकते हैं और उसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हो और हमारी संस्थाएं भी ठीक प्रकार से काम करें। मजेदार बात यह है कि सीसीआई वाज नॉट ट्रेन्ड फॉर ई कॉमर्स। तो जब 2002 में सीसीआई बनी थी तो उस समय ई कॉमर्स था ही नहीं, और इसलिए उसके जो कानून हैं तो इतने देर तो ये कंफ्यूज रहे कि लाल पीली टैक्सी है और काली पीली टैक्सी है और इधर से उबर है, तो इन दोनों में कंपटीशन कैसे होता है, वो तो अलग है, वो तो अलग है। ऐसा ऐसा भी सीसीआई ने कहीं ना कहीं कहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि है तो सारा ट्रांसपोर्ट ही है ना। तो कुल मिलाकर के अभी हम कहें कि भी ये ई कॉमर्स अलग है, ऑफलाइन अलग है, ऑनलाइन अलग है, उन दोनों में कंपटीशन, ऑफलाइन का ऑफलाइन में देखेंगे, ऑनलाइन का ऑनलाइन में देखेंगे, तो ये जो समझ में नहीं आता था ना इनको, अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ। देर हो गई है क्या? देर हो गई है क्या? बहुत देर हुई है ना। 2002 से लेकर आज तक अब समझ में आने में इतना समय लगा। और मैंने ये कहा कि ये जो सीसीआई है इसके विधान को भी बदलने की जरूरत है और इसके बारे में चर्चा शुरू हो गई है और इसका विधान भी बदलेगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि बदलती हुई परिस्थितियों में टेक्नोलॉजी बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है और युवा शक्ति अलग प्रकार से सोच रही है जी। उसके साथ ही साथ हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस को भी उसी प्रकार से बदलने की जरूरत होती है, उसी प्रकार से उनमें नवीनता लाने की जरूरत होती है। वहां हम कहीं ना कहीं चूक कर गए। चलिए हम एक और मुद्दा लेते हैं। जो रॉयटर्स की रिपोर्ट बड़ी मशहूर हुई, वो रॉयटर्स की रिपोर्ट जो उन्होंने उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि इंडिया का बिजनेस जो है which should continuously test the boundaries of Indian law। तो मुद्दा फिर वही है कि अगर क्या भारत का जो कानून है और हमारे कानून बनाने वाले जो लोग हैं जो उस पर विचार करके संसद में बनाते हैं, उसको लागू करने की जिम्मेदारी तो हमें ही है। तो हम क्या फेल हुए हैं? किस ढंग से राजनीतिक पार्टियों को हम इसके प्रति उजागर कर सकते हैं पहले से बेहतर? देखिए, जो उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, ये बात स्वदेशी जागरण मंच वर्षों से कह रहा है, कोई नई बात नहीं कही है। लेकिन इन नई बात इन इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में ये है कि ये एक्सपोज हो गए, बाहर आ गए। उसमें उन्होंने चैलेंज किया है, भारत को चैलेंज किया है, भारत के कानूनों को चैलेंज किया है, भारत की संसद को चैलेंज किया है और सबसे ऊपर भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया है जी। उनके बारे में जो उन्होंने कहा मैं इसको यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता, एक मर्यादा का प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के ये चैलेंज को भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए और अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल और नजदीक लाना चाहिए और इसको घेर करके, मैं यहाँ पर शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, इन कंपनियों को घेर करके जो गलत काम कर रही हैं। मैं ई कॉमर्स में दोबारा से कह रहा हूँ, मैं ई कॉमर्स का विरोधी नहीं हूँ, स्वदेशी जागरण मंच ई कॉमर्स का समर्थक है, लेकिन ई कॉमर्स के नाम पर जब पैसा जलाकर, मैं एक पुस्तक लिखता हूँ, मेरे ही
पब्लिशर ने एक ऑर्डर किया उस किताब को, उसी किताब को, और उसको उन्होंने 40% डिस्काउंट पर उन्हीं को बेच दिया। हमारे पब्लिशर ने उनको फ़ोन किया अमेज़न को कि भाई हम तो आपको 25% देते हैं और आपने हमें ही 40% में कैसे बेच दिया? तो उन्होंने कहा कि दीज आर आवर एक्विजिशन टूल्स, यानी हमारे देश के व्यापार पर कब्जा करने के लिए वो खर्चा कर रहे हैं और हमारे देश के तथाकथित स्टार्टअप्स पैसा लगाकर धीरे धीरे करके उसकी वैल्यूएशन बढ़ाकर अपने देश का बाजार दूसरे देशों की कंपनियों को बेच रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं इसको कोई नाम नहीं देना चाहता। ये क्या कहेंगे इसको, मैं ये सुनने वालों पर छोड़ रहा हूं कि मेरे देश का बाजार किसी दूसरे देश की कंपनी को हमारे ही लोग, हमारे ही स्टार्टअप्स बेच देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ये मैं प्रश्न का उत्तर अपने श्रोताओं के ऊपर छोड़ देता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाजन साहब आपके समय के लिए। हम ये बातचीत जारी रखेंगे और देखेंगे कि देश में आखिर जो व्यापार है, करोड़ों लोग हैं, उनके लिए क्या संभव है और क्या असंभव होता जा रहा है।